हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे आप सभी। आज एपिसोड 2 में मैं कुलदीप संचिती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लेक्चर के अंदर या फिर इस एपिसोड के अंदर हम कवर करने वाले हैं सबसे टफेस्ट टॉपिक को। एंड ये मेरा एपिसोड नंबर 2 रहने वाला है, जहां पे हम करेंगे इंडियस 103 यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन को। यार मैंने कुछ भारी इंडियस उठा लिया ना सबसे पहले, बट आई थिंक कि मैंने ना ऑलरेडी भी कॉन्सेप्ट वीडियोस डाल रखे हैं, तो एक बार के लिए जो बच्चे उनसे देख सकते हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं वो चैप्टर्स उठा लेता हूँ जो कि दोनों के लिए कॉमन है। एंड इसीलिए मैंने ये सोचा कि यहाँ पे इंडियस 103 उठाना सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज ये याद रखना एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक बड़ा हेडेक हो जाता है एक सीए स्टूडेंट के लिए। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन आखिर अपन पढ़ क्यों रहे हैं, इंडियस 103 आखिर आया क्यों है, ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आता होगा। तो जब भी मैं आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन का बताऊंगा तो यू हैव टू थिंक लाइक यू आर ए बिग कंपनी एंड आपको और भी कंपनियां खरीदनी हैं। देखिए, बिग कंपनी बनाने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट कि आप ऑर्गेनिकली ग्रो करो, जिसमें आप क्या करते हो, अपनी फैक्ट्री लगाते हो एंड फैक्ट्री के साथ साथ में भी आप अपने बिजनेस वेंचर चलाते हो, जिसमें आप प्रोडक्शन करते हो, देन सेल्स करते हो, मार्केटिंग सब कुछ एग्जीक्यूट करते हो और एट द एंड कुछ प्रॉफिट कमाते हो। ओके, ये आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन आप ज़्यादा लेवल पे पहुंच नहीं पाओगे इनिशियली बिकॉज ऑफ द कैपिटल इश्यू या फिर आपका ऑपरेशंस और बहुत सारी मार्केट के फैक्टर्स है वो इफ़ेक्ट करते हैं। और दूसरा होता है अपना इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। हमारे तारानगर के पास में ही राजगढ़ नाम की एक जगह है, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे एलन मित्तल सर। एलन मित्तल नाम तो सुना होगा, लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनको स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। फ़िलहाल लंदन के अंदर रहते हैं, लेकिन काफ़ी स्टील इंडस्ट्रीज़ में उनकी पकड़ है। अब उनकी इतनी बड़ी ग्रोथ इतने कम टाइम पीरियड में कैसे हुई थी, तो वहाँ पे पिक्चर में आती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ तब पॉसिबल है जब आप क्या करते हो, आपने अपना बिजनेस बढ़ाया एंड साथ ही साथ आपने अपने कंपटीशंस को भी धीरे धीरे ओवरराइड करते गए। ओवरराइड मतलब कि उनको भी आपने एक्वायर करते गए। ओके, एलन मित्तल सर भी ऐसे ही बड़े हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपनी कंपनी लगाई, लेकिन उन्हें पता था कि इतनी बड़ी कंपनी लगाना, सेटअप करना, उसमें प्रोसेसेस बिठाना, ये बहुत मिनिमम से मिनिमम 4-5 साल का पीरियड ले लेता है। और वही बात मैं करूं कि अगर इतना पीरियड मेरा इधर चला जाता है तो फिर मैं ग्रोथ कहाँ पे करूँगा। ओके, ग्रोथ कर भी लिया तो 1 से 4 फैक्ट्री बन जाएगी। तो उन्होंने अपने कंपटीशन में जो कंपनीज लॉस मेकिंग चल रही थी उनको धीरे धीरे एक एक करके एक्वायर करना चालू किया। अब जब एक्विजिशन का नाम आता है तो आपके माइंड में एसएफएम भी आएगा। फिनेंशियल रिपोर्टिंग तो आनी है, लेकिन एसएफएम भी आएगा, बिकॉज वैल्यूएशन कितने देनी है कंपनी को वो तो आपको एसएफएम ही बताएगा। ओके, कि भाई कितनी कंपनी पे आप खरीद सकते हो, अगले की मजबूरी क्या है एंड आपका प्लस पॉइंट क्या है, सारे फ़ायदे उठाते हुए। लेकिन अभी अपन फिनेंशियल रिपोर्टिंग के एंगल से यहाँ पे देखते हैं कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि किस प्राइस पे आप सामने वाली कंपनी को अपने अंदर मिलाने वाले हो, लेकिन उसको अकाउंट फॉर कैसे करना है, उसकी सारी एसेट को अपनी एसेट के साथ में लेना कैसे है, लाइबिलिटी है तो उसको अपनी लाइबिलिटीज़ में कैसे इंक्लूड करना है। ओके, ये सारी की अकाउंटिंग करना आपको इंडियस 103 बताता है। मतलब कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो इंडियस 103 है वो स्पेसिफिकली इन्हीं ट्रांजेक्शन्स के लिए बना हुआ है, जिसके अंदर आप एक या उससे ज़्यादा कंपनीज को अक्वायर करते हो। नाउ बिकॉज आप कंपनी को अक्वायर कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने कई क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। लाइक आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो या फिर उसकी किसी स्पेसिफिक एसेट को अक्वायर कर रहे हो। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मली अपन अक्वायर तो किसको कर रहे होते हैं, कंपनी को, लेकिन कंपनी के पास में सिर्फ 1 या 2 एसेट ही होती है। ओके, किसी ने कंपनी बनाई और उस कंपनी के नाम से किसी थर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। शेयर मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में, रिलायंस, टाटा, बिरला में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से उन्होंने कंपनीज ओपन कर रखी है और वो कंपनी भी लिस्टेड है इवन।
लेकिन उनकी एसेट बेस में आप जाओगे तो उनके पास सिर्फ सिंगल एसेट दिखाई देती है जो कि दिखाता है इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी, और उससे उसको इनकम आता रहता है डिविडेंड का, इंटरेस्ट का, और वो कंपनी प्रॉफिट में रहती है क्योंकि उसके कुछ खर्चे नहीं हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज होती हैं। वो आपको यहाँ पे ये चीज़ एनालाइज करना है कि अगर मैं ऐसी कंपनी को ख़रीद रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं कंपनी को ख़रीद रहा हूँ या फिर उसकी सिर्फ एसेट को ख़रीद रहा हूँ। तो अगर एसेट को ख़रीद रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी अकाउंटिंग इंड AS 16 यानी कि जो मेरी एसेट की अकाउंटिंग बताता है ना इंड AS 16, उसके अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और साथ में मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इंड AS 1 से लेके और आपके इंड AS 36 इम्पेयरमेंट, 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 41 एग्रीकल्चर, यहाँ तक के जो इंड AS हैं वो इंड AS आपके नॉर्मल सीरीज़ में चलते हैं। और उसके बाद में इंड AS 100 से डायरेक्टली 101 जो कि फर्स्ट टाइम अडोप्शन, फिर 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे करके अभी इंड AS 116 तक आ चुके हैं। तो ये सारे एक अलग सीरीज़ में चलते हैं। आखिर इनका रीज़न क्या है ज़रा सोचो, मैं वीडियो में आगे इसको भी कवर करूँगा। अभी चलता हूँ मैं आपको फिर से बेस बिल्ड करने में। किसी आपकी कंपनी है, मान लो किसी भी लाइन के अंदर हो, आप किसी थर्ड कंपनी को अक्वायर करने जा रहे हो। तो जब अब आप अक्वायर करोगे तो उसकी एसेट भी आपकी, लाइबिलिटी भी आपकी। लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मैं ये मान लूँगा कि आप उस कंपनी के स्वामी बन गए? तो नॉर्मली लोगों का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर आप उस कंपनी पे कंट्रोल कर पा रहे हो तो वो कंपनी आपकी है। अब कंट्रोल कैसे करते हो? कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं कि भाई कंपनी की जो कंट्रोलिंग पावर है वो उसके इक्विटी से जानी जाती है। और अगर आपके पास में, अभी तो आप ये शार्क इंडिया भी देखते होगे, तो वो इक्विटी के लिए कैसे झगड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। और अगर आप CA स्टूडेंट हो और अगर शार्क इंडिया नहीं देखते हो तो मैं रिकमेंड भी करूँगा कि बाकी सब चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन वो जैसे फोकस करते हैं ना, वो वहाँ पे कंपनी की एक दूसरे से लेन देन ही कर रहे हैं। एक बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है। अब स्टेक कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है, कंपनी की ही बिक्री हो रही है। तो आपको ये समझना है कि वो जो वैल्यूएशन है वो तो आपका SFM का पार्ट है। वहाँ पे अपन निकालते हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा पे करना चाहूँगा, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगी उसके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने उस कंपनी को खरीद लिया है, अब कब माना जाएगा कि भाई आपका कंट्रोलिंग स्टेक आ गया है? तो नॉर्मली लोगों की इंटरप्रिटेशन जाती है कि अगर आपकी 50% या उससे ज़्यादा इक्विटी स्टेक है तो। लेकिन ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज कि कंट्रोल किसके पास में है डजेंट मैटर कि इक्विटी कुछ मैटर करती है क्या? नहीं, कई बार इक्विटी मैटर नहीं करती। स्टिल अगर आपके पास में कंट्रोल आ रहा है ना, तो भी आपकी बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं कंट्रोल की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से। इंड AS 103 के अंदर कंट्रोल की जो डेफिनेशन है उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जो अपन को और बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर में कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है इंड AS 103, वो हमें मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम पे अकाउंटिंग कैसे होनी है उसके बारे में बताते हैं। तो अगर किसी कंपनी में मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ ही नहीं तो बताओ क्या वहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल होगा? डेफिनेटली नो यार। जब बिजनेस कॉम्बिनेशन के कोई ट्रांजेक्शन से वहाँ पे नहीं है तो बिजनेस कॉम्बिनेशन पिक्चर में आएगा ही नहीं। ग्रेट, मर्जर एंड एक्विजिशन नहीं है तो ये इंड AS पिक्चर में नहीं आने वाला है। अब एक चीज़ बताओ, दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, दो नहीं 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फर्स्ट होता है अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकेंड होते हैं अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड थर्ड होते हैं अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो मेरे इंड AS इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कब प्रिपेयर किए जाते हैं? तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं तब प्रिपेयर करता हूँ जब मेरे माइंड में जब मेरी कोई कंपनी की कोई भी एसोसिएट, कोई भी होल्डिंग, कोई भी सब्सिडरी कंपनी नहीं होती है, तब मैं सिर्फ अकेला हूँ और अकेले की अकाउंटिंग कैसे होती है? इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। लेकिन जब मेरी कोई दूसरी कंपनी भी है तो वहाँ पे फिर मेरे दो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पिक्चर में आ जाता है। फिर वहाँ पे इंडिविजुअल नहीं बनेगा बिकॉज मेरा यहाँ पे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार बोले तो
कंपनी की एसोसिएट, सब्सिडरी या फिर होल्डिंग ये कंपनीज हैं तो उसके रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार हैं तो अगर वो अकेले का घर देखती हैं तब तो वो बनेगा एसएफएस के तौर पे, एंड अगर वो एज ए ग्रुप लेवल देखती है तो वहाँ पे बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। अभी अपन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग करने के लिए अपना इंडेस 27 पिक्चर में आता है। एक बार मैं आपको टोटल बता भी देता हूँ कि टोटल 6 इंडेस है जो कि कंसोलिडेशन के पर्पज से अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कंसोलिडेशन की शुरुआत होती है हमारे इंडेस 27 से, जहाँ पे हम एसोसिएट्स वगैरह की, जेवी वगैरह की, इन सब की अकाउंटिंग करना सीखते हैं। लेकिन किस में सीख रहे हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये कंसोलिडेटेड नहीं है, मतलब कि ऐसी कंपनी जिसके एसोसिएट्स भी है, जेवी भी हैं, उन कंपनीज की बुक्स में अकाउंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की बुक्स में कर रहे हैं कि भाई हाँ तुम्हारा क्या है सिर्फ। ओके, उसमें अपन सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी को कैसे दिखाते हैं? एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। ओके, हम उसके एसेट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम उसे एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। गॉट इट? वही बात करता हूँ। उसके बाद में इंडेस 28 आता है कि अगर आपने एसोसिएट में या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है। सी 27 इज टॉकिंग अबाउट इंडियाज कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होना है। ओके, लेकिन उसके अलावा सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंडेस 27 है, जिसमें बोलता है कि वो आपको क्या दिखाना है, एसेट्स को सबको कैसे अकाउंट फॉर करना है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाना है कि भाई हाँ आपने सब्सिडरी में, एसोसिएट में, जेवी में, जहाँ पे भी है वो इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है और इसके ऊपर आपको डिविडेंड की या फिर जो भी इनकम मिली वो। ओके, एक तरह से इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपसे जो भी उसको रिटर्न मिल रही है आप उसको अकाउंट करोगे, इंडेस 109 की तरह। इसमें यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। अब मैं जो बाकी इंडेस बताने वाला हूँ ना, वो सिर्फ सीएफएस के पर्पज से है। ओके, उसके अंदर एसएफएस नहीं ध्यान रखना। मैंने आपको 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताए: इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिविजुअल में तो इन सभी इंडिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपके फिर बचे 2, एसएफएस और सीएफएस। तो एसएफएस के लिए सिर्फ इंडेस 27 है। वो बोलता है कि आप उसे बस एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाओ और कुछ भी नहीं करना, ना एसेट इंक्लूड करनी, ना लाइबिलिटी करना, ना कुछ और करना, कोई झंझट नहीं है। ओके, और बाकी बचे हुए 5 इंडियस है ना, इंडियस 103, इंडियस 110, इंडियस 111, इंडियस 28 और इंडियस 112, ये सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। गॉट इट? शुरुआत होती है इंडियस 103 से, जो कि अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, लेकिन एक ब्रीफ देना मेरा यहाँ पे फर्ज बनता है आप लोगों को, जहाँ पे हम करने वाले हैं अकाउंटिंग for purchasing the business or investment in equity shares of subsidiary at the date of acquisition। मतलब कि जिस दिन आपने एक्विजिशन किया है उस दिन की पूरी अकाउंटिंग करना। मतलब मान लो मैंने आपकी कंपनी को आज खरीदा है, तो आज के दिन पे जो अकाउंटिंग करना है ना, वो इंडेस 103 के अंदर कवर है। मैंने आपकी कंपनी का 51% स्टेक ले लिया, मैं ओनर बन गया। मैंने आज के दिन पे पूरी अकाउंटिंग करनी है। आपकी एसेट को मेरी एसेट में लेके आऊँगा, आपकी लाइबिलिटी को मेरी लाइबिलिटी बनाऊँगा, एंड मेरे क्लोजिंग फिनेंशियल्स बनाऊंगा, स्टेटमेंट्स बनाता हूँ। तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग जो भी होगी वो सारी इंडेस 103 के अंदर होगी। समझ गए? लेकिन अगर इंडेस अगर डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद में मैं अकाउंटिंग करता हूँ, एग्जांपल के लिए जैसे कंसोलिडेशन होता है, आपने 1 अप्रैल को खरीद लिया था बिजनेस, ओके, और अब 31 मार्च आ गया अगला, और उस दिन आपको दोनों का पूरा ग्रुप लेवल पे फाइनेंशियल्स बनाने, तब किससे बनाओगे? तब वहाँ पे इंडेस 110 एप्लीकेबल हो जाएगा। दोनों सिमिलर है, दोनों के अंदर भी है ना बैलेंस शीट बनती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। लेकिन अगर आप डेट ऑफ एक्विजिशन को बना रहे हो तो इंडेस 103 इंप्लीमेंट होगा सिर्फ। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद में कभी भी बना रहे हो, ओके, तो यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो जाएगा। तो वो पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट किस में होने? अपने इंडेस 110 के अंदर होने होते हैं। इसीलिए डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन आप जो भी कर रहे हो वो इंडेस 103 में कवर है, और उसके बाद में आप जो भी करो, ओके, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करोगे वो सारा आपका इंडेस 110 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। अभी आपने समझा इंडेस 27 एसएफएस की बात करता है। इंडेस 103 से शुरुआत होती है जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन है। डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा दिन है? वो दिन जिस दिन आपने सामने वाले के बिजनेस को खरीद लिया है। ओके, अब बात करते हैं हमारा इंडेस 111 जो कि जॉइंट अरेंजमेंट्स की बात करता है। ओके, 2 कंपनियां आपस में आके जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट ऑपरेशंस वगैरह सब फॉर्म करते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होनी होती है वो अपन जॉइंट वेंचर का इसमें इंडेस 111 में पढ़ने वाले हैं। इंडेस 28 है, वो बात करता है कि एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। सी
111 था वो बात करता था जॉइंट अरेंजमेंट की, ओके। और 28 है वो बोलता है कि एसोसिएट्स की एंड जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग अपन कैसे करेंगे, बिकॉज सी एसोसिएट्स हमारी सब्सिडरी नहीं है, ओके। तो उनमें कब होगा, अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। और अगेन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी अगर इक्विटी के परसेंटेज पे देखें तो 20% और मोर है, लेकिन लेस देन 50% है, तो वहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है और वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है, राइट। अब एसोसिएट बन गई है तो उसका कंसोल देखो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट दिखाने का, ओके, और उससे जो भी इनकम आई वो रिकॉग्नाइज करने का। लेकिन यहाँ पे अपन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे, अपन कंसोलिडेटेड की बात कर रहे हैं। तो 20% का स्टेक है, फिर भी उसकी एसेट लाइबिलिटी को मैं मेरे में रिकॉग्नाइज करूँगा क्या? नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे एक रिलीफ के तौर पर देखो, एसेट को कंबाइन करना, ओके, सारी लाइबिलिटी को कंबाइन करना, ये एक एक्विजिशन मेथड है अपना, ओके। हम इसकी अकाउंटिंग इसे जो नाम दिया गया है वो एक्विजिशन मेथड दिया गया है। तो इंड एस 103 के अंदर एक्विजिशन मेथड फॉलो होता है। वही अगर मैं इंड एस 28 की बोलूँ कि मेरी एसोसिएट बन गई या जॉइंट वेंचर बन गया, तो वहाँ पे इक्विटी मेथड पिक्चर में आता है। इक्विटी मेथड में क्या आता है कि आप एक काम करो, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट दिखाया है उसे कैरी ऑन करो कॉस्ट पे, प्लस आपका जितना भी शेयर आ रहा है ना प्रॉफिट्स में, आप हर साल उस शेयर को ऐड करो। मान लो हो सकता है वो उस साल कोई डिविडेंड ही ना दे, तो एसएफएस में तो आपकी कोई इनकम नहीं जाएगी। लेकिन वही सीएफएस में उसी एसोसिएट की बात करूं तो यहाँ पे जितना आपका शेयर होगा ना, लाइक 20% का ही है, तो प्रॉफिट का 20% आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, और अगर लॉस भी हुआ तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। समझ की बात? ये हमारी इंड एस 28 है, चिंता मत करो, अभी अपन 1 बाय 1 करेंगे। और लास्ट में एक डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है कि भाई सीएफएस में क्या क्या डिस्क्लोजर आपको देने हैं। तो इंड एस 112 पिक्चर में आता है एंड वो आपको बताता है कि किस तरह से अपन डिस्क्लोजर देने वाले हैं। अब अपन सबसे पहला इंड एस करने वाले हैं, जो कि हमारा इंड एस 27 है, दैट इज द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले बात तो एप्लीकेबल कब होगा? सी, यह एप्लीकेबल हो जाएगा जब आप अकाउंटिंग करते हो। किसकी? आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि अपने खुद के फाइनेंशियल, देखो एक कंपनी जिसके दोनों हैं, मतलब कि सब्सिडरी एसोसिएट जब ये सब कुछ है, तो वो दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, पहला एसएफएस, दूसरा सीएफएस, ओके। मैं इतनी बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। तो जो एसएफएस है उसके अंदर वो क्या करेगी, जो भी उसकी सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जेवी है, उनकी अकाउंटिंग के ऊपर इंड एस 27 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बाकी सब तो एकदम डिटो वो का वही है। इनकी अकाउंटिंग में ही सीएफएस और एसएफएस में डिफरेंस आता है। तो इन तीनों की ही बात ये करता है इंड एस 27, और वो बोलता है सब्सिडरी जब अगर आपका कंट्रोल है वो 50% या उससे ज़्यादा है, एसोसिएट में ग्रेटर देन इक्वल टू 20% है, एंड जॉइंट वेंचर है, तो वहाँ पे आपको इनिशियली जो रिकॉग्नाइज करना है ना, इनिशियली आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर को? किस में करना? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करोगे कॉस्ट के ऊपर, ओके। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा किस पे किया जाएगा? कॉस्ट के ऊपर किया जाएगा। लेकिन वही आपका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है, तब आपके पास में चॉइस है। यहाँ पे चॉइस क्या है? या तो आप उसे कॉस्ट पे कंटिन्यू करो, ओके, या फिर आप उसे फेयर वैल्यू पे भी कंटिन्यू कर सकते हो, जैसा कि इंड एस 109 आपको बताता है। अब 109 क्या बताता है आपको? इक्विटी अगर आपने किसी और एंटिटी में इन्वेस्ट कर रखी है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, या तो आप उसे FVTPL यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू PNL से मेजर कर सकते हो, एंड दूसरा FVTOCI यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI के थ्रू आप उसे क्या कर सकते हो? वैल्यू कर सकते हो। अगर ये FVTPL FVTOCI आपको नया लग रहा है तो एक तरह से यही मानो कि बस PNL को दो पार्ट में बांट दिया है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। या तो आप ऊपर वाले में डाल दो डायरेक्टली, उससे रिलेटेड जो भी गेन, फेयर वैल्यू, जो भी बेनिफिट या इनकम रिसीव होती है वो, या फिर आप नीचे वाले में डाल दो, बस। ओके, गलत इंटरप्रेट मत करना मेरी बातों को। ओके, अब बात करता हूँ मैं हमारा यहाँ पे एसएफएस के अंदर मैंने आपको बताया कि किस किस पे एप्लीकेबल होने वाला है, और अकाउंटिंग इनिशियली जो रिकॉग्नाइज करूँगा मैं कॉस्ट पे करूँगा, एंड जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करूँगा तो मेरे पास चॉइस है, या तो मैं कॉस्ट पे कर सकता हूँ या फिर रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन मतलब कि वही FVTPL से या FVTO से ही यहाँ पे इंड एस 109 के अकॉर्डिंग ही होगा। अब बात करते हैं जो भी इनकम आती है हमारी, ओके, सब्सिडरी में 50% इन्वेस्ट कर रखा है, उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके, एसोसिएट में इन्वेस्ट कर रखा है 20% या 30%, 25%, उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसको कैसे करेंगे? तो एसएफएस के अंदर तो डायरेक्टली अपन जो भी आपको इनकम मिल रही है ना, उससे आप PNL में लेके चले जाओ, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना।
समझ में आ गए। ये था हमारा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंड एस 27 एंड ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको कि आपने एक इंड एस अच्छे से फिनिश कर लिया है विथ कॉन्सेप्ट्स। अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंड एस पे, जो कि है हमारा इंड एस 103 यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन, और ये हमारा मेन रेलेवेंट कंटेंट है जिसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। ओके, अब देखिए सबसे पहले अपन को तो ये समझना पड़ेगा इंड एस 103 यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन ओके, कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग तो अपन को याद आ रहा है, जो इंग्लिश में पढ़ाते थे कि दो चीज़ों को जब कंबाइन कर देते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ओके, दो चीज़ों को आपस में मिला देना। एंड बिजनेस मतलब कि दो बिजनेस है यानी एक या उससे ज़्यादा बिजनेस है, उनको मिला दिया तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया। ये जनरल मीनिंग है। ओके, लेकिन वोट इंड एस 103 प्रिस्क्राइब हियर कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब कि बिजनेस प्लस कंट्रोल। ओके, इट मीन्स एक्विजिशन और ऑब्टेनिंग कंट्रोल ओवर अदर बिजनेस। तो दो एलिमेंट यहाँ पे हमारी डेफिनेशन से निकल के आ जाते हैं। सबसे पहले कोई अदर बिजनेस होना चाहिए जिसके ऊपर आपको कंट्रोल मिल रहा हो, और इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन। समझ में आया। नाउ सी, बिजनेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, एक बिजनेस की डेफिनेशन मतलब बिजनेस क्या होगा ना, बिजनेस भी बहुत टाइप के होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये इतनी ज़्यादा इन डेप्थ डेफिनेशन बनाई है इंस्टीट्यूट ने, ओके, जिन्होंने भी इंड एस बनाया था, तो भाई कि इतनी इन डेप्थ है कि इसमें से सब कुछ आ जाएगा। ओके, इन्होंने कहा कि बिज़नेस का मतलब क्या है, जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है वो है, ओके, या फिर किसी का बिजनेस है वो है, या पान की दुकान वाला भी बिजनेस है या नहीं है, मतलब मल्टीपल टाइप के। यार देखो ना, आपके चारों तरफ बिजनेस ही बिजनेस दिखेंगे आपको। तो इतने सारे बिजनेस है तो फिर मतलब कि हर कोई बिजनेस की डेफिनेशन में क्वालिफाई होगा। अब देखो, जहाँ पे बिक्री हो रही है वो अपन को पता चल रहा है कि भाई हाँ ये सेल कर रहा है, ये बिजनेस चला रहा है अपना। कई कई ऐसे भी बिजनेस होते हैं, लाइक जैसे कोविड वैक्सीन था। अब उन्होंने क्या किया, कोविड वैक्सीन के ऊपर कई नई कंपनी आई, उन्होंने कहा कि हम रिसर्च करते हैं। ओके, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया, वैक्सीन बनाई। लेकिन वैक्सीन बनाने से भी तो कुछ नहीं होता ना, वैक्सीन बनाई, अब उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लाइसेंस लिया। ओके, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं कि, और उसके बाद में फिर उनको लाइसेंस मिलेगा। जिस दिन लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद में साथ साथ में उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लगाई होगी। उसके बाद में वो ऑफिशियली प्रोडक्शन चालू करेंगे, एंड प्रोडक्शन होने के बाद में भी फिर उनको सेल करना पड़ेगा। तो जब तक सेल नहीं हो जाता तब तक तो पहली यूनिट बिकी नहीं है, और जब तक बिकी नहीं है इतना पीरियड भी ये मान के चलो कि रिसर्च करने में, अप्रूवल मिलने में आपको 2 या 2.5 या 3 साल तक लग गया। तो उस बीच में भी तो हो सकता है ना कि आपका मन हट गया हो, आपने 2 साल बाद में ही बेच दिया, अभी तक आपका कोई ऑफिशियली प्रोडक्शन नहीं हुआ है। स्टिल क्या ये बिजनेस के अंदर फॉल करेगा? क्या उसकी जो सेल हो रही है, क्या वो बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एस 103 के अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर होगी या नहीं होगी? ये क्वेश्चन हमारा पिक्चर के अंदर आ जाता है। ओके, मतलब कि इतना वाइड कवरेज हमारा इंड एस 103 करता है। ओके, हाँ, इसीलिए उन्होंने डिफाइन किया कि बिजनेस जो कि हमारी डेफिनेशन को क्वालिफाई करेगा ना, वही बिजनेस है, उसके अलावा बिजनेस नहीं है। और अगर खरीद रहा है तो इसके अंदर सिंपली वो किस में आ जाएगा कि भाई वो नॉर्मली अगर आप बिज़नेस के अलावा कुछ और भी खरीद रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है या आपकी एसेट है, आप उसे खरीद रहे हो तो फिर आप उसे एसेट एक्विजिशन के अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर करोगे। अगर वो टेंजिबल आपको दिखाई दे रही है तो वो इंड एस 16 में चली जाएगी। अगर वो इंटेंजिबल है, गुडविल, ब्रांड वैल्यू अगर कुछ और है तो फिर वो आपकी इंड एस 38 के अंदर चली जाएगी, लेकिन वो इंड एस 103 के अंदर फॉल नहीं करेगा देन। ओके, मतलब 103 लगाने के लिए 2 बेसिक क्राइटेरिया हो गया अभी के अकॉर्डिंग। एक तो बिजनेस होना चाहिए, एंड सेकंड आप उस पर कंट्रोल कर पाने चाहिए। बिजनेस होने की 3 मेन क्राइटेरिया है, एक इनपुट होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, और तीसरा आउटपुट होना चाहिए। लेकिन इनपुट का मीनिंग क्या है? पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स, एम्प्लॉइज एटसेट्रा। मतलब सबसे पहले इनपुट क्या है? इनपुट मतलब कि वो सारे रिसोर्सेज जिससे आप आउटपुट को जनरेट कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी आएगी टू जनरेट द आउटपुट्स। ओके, अब ये क्या क्या हो सकता है? अगर एग्जांपल के लिए वो मेडिसिन वाले लेता हूँ
तो उनको मशीनरीज चाहिएंगी, ठीक है, उनको अपने स्किल्ड स्टाफ चाहिएंगे। डॉक्टर्स में क्या है कि टैलेंट होता है अपने आप में, तो वो टैलेंट ही बिकता है, वही वैक्सीन बनाते हैं, तो वो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो वो चाहिएंगे। ओके, लाइसेंस चाहिएगा जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है। ओके, विदाउट लाइसेंस वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो ये सारे इनपुट्स माने जाते हैं। स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हो गए, लाइसेंस हो गए, आपके पास में मशीनरीज है, प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ओके, तो ये सारा हमारा इनपुट है। देन आता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? इट मीन्स कि वो हमारी कोर ऑपरेटिंग प्रोसेसेस है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, आउटपुट्स को जनरेट करने वाले हैं। इट मीन्स कोर ऑपरेटिंग प्रोसेसेस विच हैव एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट्स, जैसे कि पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस, कितनी लाइंस बनेगी, कितनी क्या होगी, कैसे सुपरवाइजर्स को लेबर्स रिपोर्ट करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे स्टोर से माल इशू होगा, सारी प्रोसेस एकदम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। एंड नॉर्मली इसे हम प्रोसेस कहते हैं। अगर वेल डिफाइंड प्रोसेस है तो हम मानेंगे कि फिर आप में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है, बिकॉज प्रोसेस ही वो चीज़ है जो कि इंटायर प्रोडक्शन को रन करती है। एंसिलरी प्रोसेसेस सच एज, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना कि बाकी सब तो है नहीं, ठीक है, लाइसेंस अभी आपको मिला नहीं है। ओके, दवाइयों के लिए आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी तक इस्टेब्लिश की नहीं है। ओके, या फिर मैं बोलूँ कि प्रोसेस अभी तक आपकी कुछ बनी नहीं है। आपने सिंपली क्या किया ओके, आप गए, आपने अकाउंट्स के लिए एक बंदा हायर कर लिया, एडमिन के लिए एक कर लिया स्टाफ, एक साफ़ सफाई वाला हायर कर लिया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ से आपने स्टाफ हायर किया। अब अभी तक आपने ना तो कोई वैक्सीन बनाई, ना कुछ डेवलप किया, ना आपके पास में अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो भाई वो प्रोसेस नहीं मानी जाएगी। वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है कि आपने एडमिन वगैरह के इनके बंदों को हायर कर लिया। आपके पास में स्किल्ड होने चाहिए कि जो कि उस बिज़नेस को रन कर सके। ओके, ये तो नॉर्मल है, एडमिन वाला इज़ नॉट दैट। ओके, तो ये हमारा इसके अंदर कवर नहीं होगा। देन आता है हमारा आउटपुट। तो इट शुड हैव एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट्स, मतलब कि सी यहाँ पे इनपुट होना मैंडेटरी है, प्रोसेस होना मैंडेटरी है, लेकिन आउटपुट होना मैंडेटरी है क्या? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास में एबिलिटी होना चाहिए कि आप आउटपुट को जनरेट कर सको, ये मस्ट है। ओके, अगर आपके पास में सब कुछ है, लाइसेंस नहीं है, तो आप आउटपुट को जनरेट ही नहीं कर सकते। जैसे फार्मा वाले में मैंने बताया कोविड वैक्सीन के लिए, तो फिर वो मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा। और अगर उस पूरे ग्रुप की अगर सेल हो रही है तो वो ग्रुप ऑफ एसेट की सेल परचेज है। ओके, वो इंड AS 103 के अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर नहीं होने वाली है। गॉट इट? ओके, तो इसके पास में एबिलिटी होनी चाहिए टू जनरेट आउटपुट्स। सी, बिजनेस के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। इनपुट होना मैंडेटरी है, प्रोसेस होना भी मैंडेटरी है, लेकिन आउटपुट होना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। ओके, तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको बिजनेस में बताई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, जब आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखोगे तो वहाँ पे एसेट एक्विजिशन की भी वो बात करता है। तो एसेट एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंस कहाँ आता है? अपन बिजनेस को भी खरीदते हैं, एसेट को भी खरीदते हैं। ओके, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस इतना आता है, सबसे पहले कि जब भी आप एसेट एक्विजिशन करते हो तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, ठीक है, आप उसको उसी की कॉस्ट में एडजस्ट कर देते हो। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है तो आप डायरेक्टली P&L में लेके जाते हो, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में सारी एसेट को ऑलरेडी आपने फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड किया हुआ होता है। समझ गए? सबसे पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस ये आता है कि जब भी आप एसेट एक्विजिशन करते हो ना, तो हो सकता है 10,000 की एसेट को आप 15,000 में खरीद रहे हो। ओके, तो वहाँ पे आप एसेट को 15,000 में, यानी कि इनिशियली कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉग्नाइज करोगे। ओके, डिडंट मैटर कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है, बाद में इम्पेयर कर दोगे, वो बात अलग है, लेकिन इनिशियली कितने में करोगे? पूरे कॉस्ट के ऊपर करोगे। लेकिन वही बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इनिशियली फेयर वैल्यू के ऊपर होता है, और जो भी उससे ज़्यादा अगर आपने पे भी किया है तो वो उसको गुडविल मान लेता है। मतलब कि गुडविल के लिए पूरा सिर्फ सारे इंड AS में मिला के एक इंड AS 103 ही बिजनेस कॉम्बिनेशन है जिसमें गुडविल की अकाउंटिंग की बात की गई है। बाकी कहीं पे भी अगर आप असेट को अक्वायर करते हो तो कोई कुछ भी हो चाहे, उसमें कभी गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होगी। जो भी आपने एडिशनल कंसिडरेशन भी किया है, एक असेट के लिए दिया है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और मल्टीपल असेट के लिए दिया है तो उनकी एसेट की वैल्यू के अंदर वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन को एंड एसेट एक्विजिशन को, दोनों को अलग अलग समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर कहीं पे भी एसेट एक्विजिशन हो गया ना वो, तो उस केस के अंदर फिर इंड AS 103 अप्लाई नहीं होगा। समझ के बाद
ये था हमारा एसेट एक्विजिशन का मीनिंग जो मैंने आपको बताया। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई बार होता है लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने किसी कंपनी को ख़रीदा, मेरी कंपनी है और मैंने किसी और कंपनी को ख़रीदा एंड हम दोनों का फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, LLP किसी को भी खरीदो, ओके। आप अल्टीमेटली अकाउंटिंग वे से आप देखते हो एसेट, अगर आपके पास में बिजनेस आ रहा है ना तो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग करोगे। समझ में आई बात। अब एक चीज़ बताओ, हो सकता है कई बार मैं किसी कंपनी को खरीदूँ के, बहुत सारी ऐसी शेयर मार्केट के अंदर भी कंपनी है जिनके शेयर की प्राइस सिर्फ 16 रुपये आ रही है और रियल में ऑफलाइन उनके जो होल्डर्स हैं उनको भाई 1-1 लाख रुपए तक है वो क्या जा चुके हैं, एक शेयर्स की वैल्यू जा चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है? नाम तो भूल गया मैं कंपनी का, लेकिन उसके पास में ना एशियन की लगभग 2.5% होल्डिंग है, ओके। तो 2.5% होल्डिंग एशियन बैंक की, इट मीन्स कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी अमाउंट है ये, ओके। तो इसीलिए जब कंपनी इनिशियली थी तब तो 16 रुपये पे उसका शेयर ट्रांजेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद में आज तक इतने साल हो गए हैं उसका कभी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। इसीलिए मार्केट में वो अभी भी 16 रुपये पे दिखा रहा है। लेकिन ऑफलाइन जिन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उनको लाखों रुपए तक के एक शेयर के ऑफर जा चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए आप एक चीज़ देखो कि कंपनी में अब कोई कंपनी खरीद रहा है यहाँ पे, तो क्या कंपनी को खरीद रहा है क्या? नहीं। अल्टीमेटली जो भी शेयर्स अगर इसके एक्वायर करना चाहेगा उसका मेन पर्पज़ क्या है कि एशियन बैंक की जो होल्डिंग है ना वो उसके पास आ जाए, ओके। तो मतलब कि यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी की जो एसेट है, ओके, जो कंपनी की ग्रोस एसेट्स हैं वो कंसंट्रेटेड है टुवार्ड्स ए सिंगल एसेट। अगर वो किसी एक सिंगल एसेट्स के टुवार्ड्स कंसंट्रेटेड है तो उस केस में जो बंदा है वो आपको बिजनेस को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको तो क्या है आपकी उस एसेट से मतलब है और इसीलिए वो आपके बिजनेस को खरीद रहा है। तो फिर ऐसे केस में आप उसे एज ए एसेट एक्विजिशन करोगे, क्योंकि बंदा उस एसेट के लिए पे कर रहा है, डिडेंट मैटर, उसे आपकी गुडविल, आपके ब्रांड नेम से कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे कोई भी गुडविल, ब्रांड नेम रिकॉग्नाइज करना गलत हो जाएगा इंड AS 103 से। तो ऐसे चीज़ों को उन्होंने वापस से एसेट एक्विजिशन में ही क्लासीफाई कर दिया। हो सकता है 2 डिफरेंट कंपनीज हो, उस कंपनी के सारे शेयर्स उसके पास आ जाए, कंट्रोल 51% से ज़्यादा भी आ जाए, फिर भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे अपन ने सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो किया एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म ने हमें बताया कि नहीं, जो कंपनी की एसेट है वो टुवार्ड्स ए सिंगल एसेट है, वो कंसंट्रेटेड है और इसीलिए जो बायर है उसका कंसंट्रेशन कहाँ पे है, वो सिंगल एसेट को खरीदने पे है। तो वो जो भी एडिशनल पे कर रहा है वो सिंगल एसेट के लिए पे कर रहा है और जब सिंगल एसेट के लिए आप पे कर रहे हो तो वो फिर उसकी कॉस्ट का पार्ट है ना, फिर उसके इसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप बिजनेस खरीदते हो और जो भी आप एडिशनल पे करते हो उससे गुडविल दिखाते हो, उससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाने होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको एसेट खरीदना है। तो यहाँ पे इसी तरह से लोगों ने सोचा एंड अलग किया, जो एक्सपर्ट्स थे लोगों ने, और एक कंसंट्रेशन टेस्ट भी पिक्चर में लेके आए जिसने बताया कि ये एक ऑप्शनल टेस्ट है ताकि आप डिटरमाइन कर सको कि जो भी आपने सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एसेट जो एक्वायर की है कहीं वो एसेट एक्विजिशन तो नहीं है ना, ओके। अगर कंसंट्रेशन टेस्ट मीट हो जाता है, ओके, अगर ये सक्सेसफुली मैट हो जाता है, ये जो क्राइटेरियाज बताता है अगर वो मैट हो जाती है तो फिर उस केस के अंदर जो हमारा ये एक्विजिशन है वो एसेट एक्विजिशन होगा। और अगर ये नहीं होता है तो उस केस के अंदर फर्दर असेसमेंट अपन करेंगे एज पर इंड AS 103C। अगर मैट हो गया कंसंट्रेशन टेस्ट में जो बातें की अपन ने फॉलो की सारी एंड देन वो फुलफिल हो गया तो फिर वो क्या है, हमारा एसेट एक्विजिशन है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन टेस्ट मीट नहीं होता है तो फिर अपन फर्दर असेसमेंट करेंगे इंड AS 103 के अकॉर्डिंग, यह डिटरमाइन करने के लिए कि कहीं ये एसेट एक्विजिशन तो नहीं है ना या फिर बिजनेस एक्विजिशन है। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 3 स्टेप की इसकी टोटल प्रोसेस है कंसंट्रेशन टेस्ट की। सबसे पहले हम मेज़र करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट एक्वायर्ड क्या है। देन हम सेकेंड स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि कहीं कोई सिंगल एसेट या ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट तो नहीं है जिसकी अमाउंट नियर बाई है टू द अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट किया ग्रोस अमाउंट ऑफ एसेट्स, ओके, कि ग्रोस एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है टोटल। एंड सेकेंड स्टेप में हमने कहा कि कोई सिंगल एसेट तो ऐसी नहीं है ना जो कि कंसंट्रेटेड है टुवार्ड्स द अमाउंट
एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। ओके, वो कैसे करेंगे, जैसे स्टेप 2 के अंदर आपकी कोई सिंगल एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट है, उसकी 1 करोड़ की वैल्यू है, और जो स्टेप 1 थी उसमें टोटल एसेट की आपने जब ग्रोस वैल्यू निकाली थी, फेयर वैल्यू जो निकाली थी, वो लगभग 1.20 करोड़ आई थी, और आपकी सिंगल एसेट की वैल्यू आ गई है, या फिर एक ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट है, लाइक लैंड वाला हो गया पूरा क्लास ऑफ पीपी जो है, तो उसका आपने देखा कि 1 करोड़ का है, तो वहाँ पे आपको पता चल गया कि 1 करोड़ डिवाइड बाई 2 करोड़, तो 1.2 करोड़, तो लगभग 1 करोड़ डिवाइड बाई 1.20 करोड़ इंटू 100 किया, तो आपके पास में परसेंटेज आ जाएंगे। अगर ये परसेंटेज आपके ओपिनियन में अगर आपको सब्सटेंशियल लगता है, देखो यहाँ पे सब्सटेंशियल यूज़ किया, तो यहाँ पे ओन जजमेंट अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो फिर आप इसको यस करोगे, अगर अदरवाइज नो कर दोगे। ओके, अगर सब्सटेंशियल है, सब्सटेंशियल वैसे कितना मान सकते हैं, लाइक मान सकते हो कभी आपकी 80% से ज़्यादा है या फिर 90% से ज़्यादा है, तो आपको अगर सब्सटेंशियल लग जाता है, इट मीन्स कि हाँ यहाँ पे कंसंट्रेशन टेस्ट मीट हो गया है और ये एसेट एक्विजिशन है। ओके, और अगर ये नहीं होता है, आपको सब्सटेंशियल नहीं लगता है, ओके, तो फिर उस केस के अंदर आप कह दोगे कि नहीं, ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो कंसंट्रेटेड नहीं है टुवार्ड्स वन सिंगल एसेट, और इसीलिए ये हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन है। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर ये मेरा टेस्ट मीट नहीं हुआ तो क्या सीधा बिजनेस कॉम्बिनेशन? नहीं, फिर अपन फर्दर असेसमेंट देखेंगे, और फर्दर असेसमेंट में हम ये देखेंगे कि क्या जो भी हमने इनपुट्स एंड प्रोसेसेस अक्वायर किए हैं, ओके, वो क्रिटिकल एबिलिटी वाले हैं क्या टू प्रोड्यूस द आउटपुट्स, मतलब उनको कोई जल्दी से रिप्लेस तो नहीं कर सकता ना आउटपुट जनरेट करने के लिए। अगर हाँ है, तो जो भी इनपुट एक्वायर किए गए हैं उसके अंदर ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स होनी चाहिए, और साथ में अदर इनपुट्स रिक्वायर्ड टू डेवलप आउटपुट्स, जो भी आउटपुट को डेवलप करने के लिए अदर इनपुट्स भी चाहिए, तो वो सब भी है क्या? अगर हाँ आता है तो वो बिजनेस का एक्विजिशन है। अगर नहीं आता है, यानी कि प्रोसेसेस जो एक्वायर किए वो यूनिक नहीं है, ओके, स्केयर्स नहीं है, और वो रिप्लेस की जा सकती है बिना किसी सिग्निफिकेंट कॉस्ट के, तो फिर वहाँ पे वो एसेट एक्विजिशन ही रह जाएगा। और अगर प्रोसेसेस जो इन्होंने एक्वायर किए वो यूनिक होती है, स्कैर्स होती है, और उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, ओके, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कॉस्ट, तो फिर उस केस में वो बिजनेस एक्विजिशन हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको कंसंट्रेशन टेस्ट यहाँ पे ब्रीफ कर दिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट हमारा, जो कि है कंट्रोल। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन ये बेस है, फाउंडेशन है बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर के लिए। अपन चलते हैं, देखो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, देन बिजनेस क्या होता है, देन कंट्रोल क्या होता है। ओके, कंट्रोल सिंपल मीनिंग में समझा अभी अपन इसको इन डेप्थ और पढ़ेंगे आगे। फिर अपन ने एसेट एक्विजिशन, बिजनेस एक्विजिशन का देखा, फिर इसमें कंसंट्रेशन टेस्ट जो अभी अमेंडमेंट आया था रिसेंट में, उसको भी अच्छे से कवर किया। अब बात करते हैं कंट्रोल क्या होता है। देखो कंट्रोल में मैं अगर बात करूँ तो सीधी सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर कंट्रोल करेगा इन्वेस्टी को, अगर इन्वेस्टर के पास में पावर है ओवर इन्वेस्टी। सी क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अगर इन्वेस्टर है वो कंट्रोल करेगा इन्वेस्टी को, इन्वेस्टर यानी कि मैं, इन्वेस्टी मतलब हो सकता है आप मान लो, ओके, अगर मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब कि मैं आपके बिजनेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, ओके, तो उस केस के अंदर कंट्रोल कब माना जाएगा, अगर मेरे पास में पावर है। अब पावर कैसे पता चलेगा, पावर मतलब कि मेरे पास में राइट है, ओके, कि मैं आपकी जो भी रेलेवेंट एक्टिविटीज़ है उनको डायरेक्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ थिंग कि मैं आपकी रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं आपको ऐसे काम करना है। सेकेंड थिंग, अगर जो इन्वेस्टर है वो ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट्स है, इन्वेस्टी का होल्ड करता है, एंड उसके पास में पावर है। यहाँ पे एंड बोला हूँ, एंड मतलब कि और, मतलब दोनों कंडीशन, आपके पास 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर भी होना चाहिए, एंड आपको पास में वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का एंड रिमूव करने का भी पावर होना चाहिए। तो पावर ओवर इन्वेस्टी फर्स्ट कंडीशन थी कंट्रोल की डेफिनेशन के लिए। तो पावर ओवर इन्वेस्टी में मतलब कि पहली चीज़ आपके पास में या तो उसकी डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज़ जो है, ओके, उसके ऑपरेशंस हैं, उसके अंदर आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्शंस दे सकते हो एम्प्लॉयज़ को, तो वो आपका पावर माना जाएगा। सेकेंड्स, अगर आपकी ग्रेटर देन 50% वोटिंग राइट्स है एंड पावर है टू अपॉइंट एंड रिमूव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे आपका क्या मान लीजिएगा, अगेन पावर है वो मान लिया जाएगा। अगर इन्वेस्टर के पास में करंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शंस हैं,
ओके, अभी तक आपके पास में 50% इक्विटी नहीं है, अभी आपके पास में 45% ही है, लेकिन कुछ पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है आपके पास में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है जो आप जब चाहो कन्वर्ट करवा सकते हो। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक्सरसाइजेबल ऑप्शंस हैं टू परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ द इन्वेस्टी। तो यहाँ पे ये कंसिडर किया जा सकता है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड किया जाएंगे ना इन्वेस्टर के द्वारा, वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। हम ये देखेंगे कि उस ऑप्शन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। दो इम्पैक्ट यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। सबसे पहले अपना फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है एंड दूसरा हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। अगर फाइनेंशियली इम्पैक्ट अगर मेरे को ये आ रहा है कि मेरा इन द मनी डीपली आउट ऑफ द मनी है, ओके, मतलब कि डीपली आउट ऑफ द मनी है मतलब कि अगर मैं उन ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा पैसा नुकसान ही उठाना पड़ेगा मुझे। ओके, मतलब कि फिनेंशियली वो मेरे लिए वाइबल सोर्स नहीं है। ओके, मैंने 1000 रुपये का बॉन्ड खरीद रखा है, उसमें मेरे को 10% से इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, और मैं अगर उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो उसकी वैल्यू 100 रुपये पे आ जाती है। तो बताओ मैं कभी कन्वर्ट करूँगा क्या? नहीं करूँगा यार। क्यों करूँगा भाई? इक्विटी को तो लिक्विडेशन के टाइम पे भी लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है, जबकि बॉन्ड वालों को पहले मिल जाती है। तो मेरे को अपना पैसा डुबाना है तो फिर मैं जाऊंगा, यानी कि ये आउट ऑफ द मनी है। तो अगर ऐसा कैसा है तब तो आप उन ऑप्शंस का वोटिंग का इम्पैक्ट मत कंसिडर करो। लेकिन अगर ये इन द मनी है, ओके, या एट द मनी है, या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, स्लाइटली मतलब कि हो सकता है मेरे को 5-10 रुपये का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नुकसान हो भी जाए, तो भी फिर मैं पावर के लिए तो इतना एडिशनली पे कर सकता हूँ। लेकिन एकदम ही आउट ऑफ द मनी हो गया कि भाई पूरे पैसा डूबने पे आ गया, या 70% 50% पैसा भी मेरा डूब रहा है, तो फिर मैं वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। ओके, तो ये मेरा फिनेंशियल इम्पैक्ट मैंने आपको बताया। सेकेंड है मेरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ओके, मतलब कि हो सकता है कई बार कि मैंने अगर अपना पावर चलाया, ओके, तो पावर चलाए तो मेरे पास उसको डायरेक्ट करने का पावर आ जाएगा रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को, बिकॉज अभी मेरी होल्डिंग 45% है, लेकिन जैसे मैं अपने ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा तो वो मेरे हो सकता है ना 45% से इंक्रीज़ होकर 50-55, मतलब मेरे पास कंट्रोल आ जाए, इतनी हो जाए 51% या उससे ज़्यादा हो जाए। तो उस केस के अंदर मैं ये देखूँगा कि अगर मैं उसकी रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करूँगा, ओके, हो सकता है हम दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो, और फिर मैं उसकी करके उसकी रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करके, ओके, उसे अपनी कंपनी में मर्ज करके आए, वो एक अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। ओके, बाय द वे हो सकता है मेरा पैसा अभी के लिए नीचे जाए, ओके, फिनेंशियल इम्पैक्ट मेरे को आ सकता है, स्टिल मैं ये देखूँगा कि कहीं मेरे को इकोनॉमीज ऑफ द स्केल है या नहीं है। ओके, दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, दोनों के हर सिटी के अंदर आउटलेट्स खुले हुए हैं, दोनों कंपटीटर हैं, मैंने दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया। अब मेरी कॉस्ट वहाँ पे 50% से कम हो गई और मेरी रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे ये चीज़ ही देखनी है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। अगर एक्सरसाइज करने से वो फेवरेबल आ रहा है तो फिर हम उसे कंसिडर करेंगे, और अगर अनफेवरेबल है तो फिर हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। किन को कंसिडर नहीं करेंगे? जो ऑप्शंस है ना हमारे पास में पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। किस में कंसिडर नहीं करेंगे? जब अपन पावर की डेफिनेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं। पावर के अंदर 2 पॉइंट थे, एक तो आपके पास में डायरेक्ट करने का पावर होना चाहिए रेलेवेंट एक्टिविटीज़ का, या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए 50% या उससे ज़्यादा का वोटिंग राइट्स होना चाहिए, प्लस आपको अपॉइंट या रिमूव करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर होना चाहिए। अब 50% को असेस करने के लिए हो सकता है आपके पास में कम हो, लेकिन कुछ ऑप्शंस आपके पास में हो, तो उन ऑप्शंस को आप कब कंसिडर करोगे कि भाई हाँ वो मतलब उसको भी मैं एज ए शेयर मान लूँगा और फिर मैं टोटल होल्डिंग में कंट्रोल कंपेयर करूँगा। तो वो आपको फिनेंशियल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट का एनालिसिस करके करना पड़ेगा। अब बात आती है हमारी सेकेंड थिंग, दैट इज़ द एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है मतलब कि पहली चीज़ आपके पास में पावर होना चाहिए ओवर इन्वेस्टी। समझ आ गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं, पावर तो अपन को समझ आ गया, अपनी दादागिरी चलानी है, लेकिन उस दादागिरी को चला के भी आपको रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई रिटर्न ही नहीं मिले, मतलब बस आ रहे हो दादागिरी कर रहे हो जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्सपोजर टू राइट ओवर वेरिएबल रिटर्न होना चाहिए। एक्सपोजर मतलब कि आप एक्सपोज हो रहे हो टू वेरिएबल रिटर्न्स, मतलब कि या तो आपकी रिटर्न्स इंक्रीज हो रही है या फिर आपकी रिटर्न्स डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो फ़र्क ही नहीं पड़ा तो फिर क्या घंटा पावर है आपके पास में। ओके, आप उस पावर्स का यूज़ करके आपने इनकम ही इंक्रीज नहीं कर पाए। ओके, तो फिर ऐसे पावर का क्या मतलब? तो एक्सपोजर होना चाहिए आपको टू राइट ऑफ द वेरिएबल रिटर्न्स, तो फिर हम क्या मानेंगे, यानी आपको प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए उस बिजनेस से। तो ये दोनों कंडीशंस हो गई। एंड थर्ड कंडीशंस आती है कि एबिलिटी टू यूज़ इट्स पावर्स टू अफेक्ट इट्स वेरिएबल रिटर्न। और इसके पास में चल ठीक है पावर है, लेकिन उसके पास में उतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उस पावर को अच्छे से यूज़ कर पाए। ओके,
अब अगर राहुल गांधी को गवर्नमेंट पीएम बना देती तो उसके पास में नो डाउट पावरफुल होता, ओके, उसको एक्सपोजर भी अच्छा मिलता, लेकिन उसके पास में उस पावर को यूज़ करने की ताकत भी होनी चाहिए, जैसा मनमोहन सिंह जी के आपके केस में कह सकते हो। तो पावर उनके पास था, सब कुछ था, लेकिन चलती किसकी थी? सोनिया गांधी जी की। तो वहाँ पे उनके पास में एबिलिटी थी क्या कि वो अपने पावर को यूज़ कर पाए? नहीं थी। तो यही चीज़ आपको देखनी है कि 3 मेन कंडीशंस है कंट्रोल को एक्सरसाइज करने की। फर्स्ट, आपके पास में पावर होना चाहिए ओवर इन्वेस्टी। सेकंड थिंग, आपके पास में एक्सपोजर, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ओके। पावर होने के लिए आपके पास में फिर आगे 2 कंडीशन है, या तो आप डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज़ को करो, या फिर इन्वेस्टर का है वो 50% से ज़्यादा की होल्डिंग हो, प्लस आपको और अपॉइंट या रिमूव करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर हो, ओके। तो फर्स्ट थिंग ये, सेकंड एक्सपोजर हो टू वेरिएबल रिटर्न्स, एंड थर्ड एबिलिटी होनी चाहिए टू यूज इट्स पावर्स टू अफेक्ट इट्स वेरिएबल रिटर्न, ओके। इट मीन्स कि इन्वेस्टर है वो पावर होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल। आप मान लो एजेंट हो, आपके पास में पावर है सेल करने का, नहीं, आपके पास में एज ए प्रिंसिपल है वो पावर होना चाहिए उसको सेल करने का, डायरेक्ट करने का। तो फिर उस केस के अंदर आप क्या कह सकते हो कि हाँ, आपके पास में कंट्रोल है, और बिजनेस अपन ने देख लिया एंड दोनों कंट्रोल, ओके, दोनों को मिला दिया और ये चीज़ हो जाती है तो अपन बिजनेस कॉम्बिनेशन मान लेंगे। अब बात करते हैं कि फिर इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, और अकाउंटिंग करने के लिए मैंने आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया है कि इंडेस 27 में मेरा इंडेस 28 में जो है वो मेरा इक्विटी मेथड की बात होती है, और इंडेस 103 के अंदर मेरा है वो एक्विजिशन मेथड की बात होती है। अब एक्विजिशन मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है जिससे मैं इसकी अकाउंटिंग कर पाऊँगा। तो एक्विजिशन मेथड में ना सिंपल 4-5 स्टेप की बता रखी है कि आपको ये फॉलो करनी है एंड आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी सिंपल। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अक्वायरर कौन है, ओके। अब ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है अक्वायरर वाला भी। तो नॉर्मली तो कौन होता है? जो अपनी इक्विटी इशू कर रहा है, ओके, या फिर जो पेमेंट कर रहा है, या फिर जो भी पीसी पे कर रहा है, वो आपका अक्वायरर होता है। मैं आया आपके पास में, मैंने कहा चल बता भाई तेरी कंपनी की क्या वैल्यू है,